नमस्कार दोस्तों, आज हम यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कौन सा देश कहाँ पर है और उनकी अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, उसके आसपास में कौन सी भौतिक चीज़ें विद्यमान हैं। यहाँ पर देखेंगे ये है अपने इंडिया, भारत है। और भारत के उत्तर में देखेंगे ये तो पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप के वेस्ट में जाएंगे तो ये पड़ता है जिसको बोलते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोपियन महाद्वीप बोलते हैं। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से एशिया और यूरोप एक में ही सटे हुए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ही भूखंड है। लेकिन फिर भी प्राकृतिक रूप से जो यूराल पर्वत है, काकेशस पर्वत श्रेणी है, जो कि कह लें कि भौतिक रूप से उसको बांट देती है, एशिया को यूरोप से बांट देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा सा जो है ये रूस वाला हिस्सा है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोपियन वाले कॉन्टिनेंट के हिस्से में आता है। यानी कि एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है यूरोप में आ जाता है रूस का, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रूस का वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले कि तटीय देश कौन कौन से हैं यूरोप महाद्वीप में, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो तट पे हैं। तो यू कैन मेक ए लिस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट इज़ एग्जिस्टेड ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं एक कंट्री है आइसलैंड। यहाँ पर आइसलैंड जो है वो कोस्ट बनाता है, और आइसलैंड की अगर कैपिटल देखें तो वो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आइसलैंड की कैपिटल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेशकाविक। रेशकाविक ये है इसकी कैपिटल आइसलैंड की। अगर ओवरऑल यूरोप महाद्वीप के देखें तो उत्तर में ये एक आर्कटिक जो सागर है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बैरेंट्स सी है, तो उत्तर में बैरेंट्स सी है। फिर पश्चिम में देखें तो नॉर्वियन सी है, जो कि एक प्रकार से अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और पश्चिम में देखें तो ये सब नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, कुल मिला के अटलांटिक ओशन है पश्चिम में। उत्तर में है आर्कटिक ओशन, जिसका एक हिस्सा अपना पड़ जाता है ये बैरेंट्स सी जिसको कहते हैं। और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में देखें तो वो पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। तो आइसलैंड सबसे पहला कंट्री हो गया इस लिस्ट में जो कि तट बनाता है, और पूरी तरीके से एक कह लें कि ये एक द्वीपीय देश है। और जो आर्कटिक वृत्त है, जो साढ़े साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो आइसलैंड को छूती नहीं है, इसके जस्ट ऊपर से जाती है। मीन्स आर्कटिक वृत्त आइसलैंड को नहीं छूती है। उसके बाद दूसरा कंट्री है नॉर्वे, जो कि यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है, और ये नॉर्वियन सी से घिरा हुआ है अपने पश्चिम में। और दक्षिण में देखें तो नॉर्वे जो है वो नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर से घिरा हुआ है। और पूर्व में देखें तो स्वीडन कंट्री से घिरा हुआ है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी देखें तो ओस्लो है, तो ये भी एक तटीय देश है। उसके बगल में है स्वीडन। स्वीडन के पश्चिम में देखें तो वो नॉर्वे कंट्री से घिरा हुआ है। और स्वीडन के पूर्व में देखें तो वो गल्फ ऑफ बोथनिया यानी कि बोथनिया की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो पूर्व में गल्फ ऑफ बोथनिया है और पश्चिम में नॉर्वे कंट्री है। स्वीडन के दक्षिण में देखें तो डेनमार्क कंट्री भी है, और बाल्टिक सी भी स्वीडन के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। तो इस तरीके से स्वीडन हो गया, जिसकी राजधानी यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम जो है वो यहाँ की राजधानी है। इसके बाद देखें तो फिनलैंड एक कंट्री आता है। फिनलैंड जिसको जिसको कंट्री ऑफ 1000 लेक्स यानी हज़ारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड यहाँ पर पड़ता है। और फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी। हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल है फिनलैंड की। और फिनलैंड के पश्चिम में पड़ता है गल्फ ऑफ बोथनिया। इसके दक्षिण में पड़ता है ये देखिए यहाँ पे एक है गल्फ ऑफ फिनलैंड, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गल्फ ऑफ फिनलैंड यानी कि फिनलैंड की खाड़ी। तो ये फिनलैंड के दक्षिण में पड़ता है। तो ये हो गया फिनलैंड। फिर फिनलैंड के बगल में अगर देखें ये जो हिस्सा यहाँ पर है, ये जो फिनलैंड के बगल में है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से रूस का पार्ट है, रशिया का। फिर फिनलैंड के दक्षिण में आएंगे जो कि तटीय देश हैं। तो पहले हम तटीय देशों की एक लिस्ट बना रहे हैं। और एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री में 4 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें से एक है आइसलैंड, एक है नॉर्वे, एक है स्वीडन, और एक है डेनमार्क। ये है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो डेनमार्क,
स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये 4 देश मिलकर बनाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। फिर एक कंट्री अगर फिनलैंड को भी इसी स्कैंडिनेवियन में मिला लें तो मिलकर के सम्मिलित रूप से इसको बोलते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आ जाते हैं ये अपने 5 देश, जिसमें फिनलैंड को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। फिर फिनलैंड के दक्षिण में देखें तो एक देश है एस्टोनिया, एक देश है लाटविया और एक देश है लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी देखें तो है ताल्लिन। एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन, लाटविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है ये क्लाइपेडा। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये तीन की तीनों जो है बाल्टिक सी से घिरे हुए हैं, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है। तो बाल्टिक कंट्रीज़ में 3 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें से एक है एस्टोनिया, एक है लाटविया, एक है लिथुआनिया। फिर लिथुआनिया के बगल में ये छोटा सा कंट्री दिख रहा है जो कि सीमा कोस्टल बना रहा है, कोस्ट बना रहा है, बाल्टिक सागर से ही, बाल्टिक सी से कोस्ट बना रहा है। यहाँ पर इसमें मैप में शो नहीं कर रहा है कि ये कौन सा कंट्री है, तो इसको अभी हम रिफ्यूज़ करते हैं इस समय के लिए। इसको दरअसल रूस का पार्ट कहा जाता है। ये जो है ये हिस्सा जहाँ पे इसमें लिखा नहीं हुआ है तो इसको रूस का पार्ट कहा जाता है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। फिर इसके दक्षिण में आएंगे तो पोलैंड एक बहुत बड़ा कंट्री है जो कि तट बनाता है, और तट किससे बनाता है तो बाल्टिक सी से ये भी तट बनाता है। तो पोलैंड की राजधानी देखें तो वारसा है। वारसा देखें तो वहाँ पे एक विस्चुला रिवर बहती है, यहाँ पे देखें अगर बहती भी होगी तो दिखा होगा, यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम है विस्चुला रिवर। तो विस्चुला रिवर के किनारे ही ये वारसा कंट्री अवस्थित है, सॉरी वारसा जो कैपिटल है उसकी पोलैंड की वो अवस्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विस्चुला रिवर। तो वारसा जो कि पोलैंड की राजधानी है किस नदी के किनारे अवस्थित है तो विस्चुला नदी के किनारे अवस्थित है। फिर पोलैंड के पश्चिम में आएंगे तो है जर्मनी। जर्मनी जो है वो उत्तर पश्चिम में उत्तरी सागर और उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है, और उत्तर में एक कंट्री है इसके जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क को जो है जटलैंड जो पेनिनसुला है उसका हिस्सा माना जाता है डेनमार्क को। यानी डेनमार्क किस पेनिनसुला पे अवस्थित है तो डेनमार्क जटलैंड पेनिनसुला पे अवस्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो जर्मनी भी जो है एक कोस्टल कंट्री बनाता है, इसकी राजधानी है बर्लिन। यहाँ आप देख सकते हैं ये बर्लिन है। बर्लिन में कोई रिवर वगैरह ज़रूर बहती है, जैसे यहाँ पे देखिए रिवर लिखा हुआ है स्प्री रिवर। तो बर्लिन किस नदी किनारे अवस्थित है तो स्प्री नदी के किनारे अवस्थित है। फिर उसके बगल में एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर आता है, यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी की इधर नीदरलैंड। नीदरलैंड भी एक कोस्टल कंट्री है जो कि जर्मनी के पश्चिम में है, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड के जस्ट दक्षिण में एक कंट्री है बेल्जियम जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ये भी बनाता है कोस्टल कैले लाइन बनाता है विद नॉर्थ सी इन द नॉर्थ। बेल्जियम के जस्ट नीचे है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक कोस्टल कंट्री नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। उसके बाद बेल्जियम के दक्षिण में आ जाता है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब पेरिस किस नदी के किनारे है तो एक नदी है सीन करके नदी है, उस नदी के किनारे अवस्थित है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो जूम करने पे यदि यहाँ पे दिख जाए तो देखिए ये दिख रहा है सीन नदी है, सीन नदी के किनारे है पेरिस। और पेरिस में यहाँ देख सकते हैं एफिल टावर कहाँ पर है तो ये पेरिस में ही है, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे अवस्थित है। और फिर फ्रांस के बाद देखेंगे जो तट बनाता है, अच्छा ध्यान रहे कि फ्रांस और ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में देखें तो मुख्य रूप से 3-4 पार्ट आते हैं। एक तो ये यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो है लंदन। फिर ऊपर देखें तो इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। फिर दक्षिण में देखें तो इसको बोलते हैं वेल्स। इस वाले इलाके को बोलते हैं वेल्स, जैसे यहाँ पे लिख रहा हुआ वेल्स। यानी ये जो आइलैंड दिख रहा है जिसमें यूके लिखा हुआ है तो इसके उत्तर में है स्कॉटलैंड, दक्षिण में है वेल्स और पूर्व में है लंदन। ये तीनों हिस्से मिल करके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन।
लेकिन जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लेते हैं, ये देखिए आयरलैंड है, आयरलैंड का ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, इस नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जब हम शामिल कर लेते हैं तो मिल करके बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। कुल मिलाकर के यूके की राजधानी है लंदन। पहले लंदन ही हुआ करता था, लेकिन लंदन धीरे धीरे जब विस्तारित हुआ तो ये अपने आप को वेल्स तक फैलाया पश्चिम में, उत्तर में अपने आप को स्कॉटलैंड तक फैलाया। तो जब स्कॉटलैंड और वेल्स भी लंदन में सम्मिलित हो गए थे तो कहलाता था ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब इसमें आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड भी सम्मिलित हो गया ग्रेट ब्रिटेन में, तो सम्मिलित रूप से अब इस कंट्री को कहा जाने लगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड एक अलग कंट्री है जिसकी राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, जो कि कोस्ट पे पड़ता है। तो यूके एक द्वीपीय देश है जो कि कोस्ट बनाता ही है, और आयरलैंड भी एक कह लें द्वीपीय देश है जो कि कोस्ट बनाता है। और इसके बीच में देखिए ये एक सागर है, इस सागर का नाम है आयरिश सागर। यानी कि आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन सा सागर पड़ता है, तो आयरिश सागर पड़ता है। और यूके के पूर्व में और उत्तर पूर्व में नॉर्थ सी पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फ्रांस, देख लिए। फ्रांस के बाद स्पेन आता है जो कि, और फिर ये फ्रांस है और ये यूके है। फ्रांस और यूके के बीच में एक चैनल पड़ता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश जल संधि इसको बोलते हैं। ये देखिए इंग्लिश चैनल लिखा हुआ है। तो इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करती है, तो फ्रांस को अलग करती है यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद फ्रांस के दक्षिण में आ जाता है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ये देखिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो कि अंदर है, यानी तट पर नहीं है इसकी राजधानी। और फ्रांस की राजधानी भी जो है पेरिस, वो तट पर नहीं है, लेकिन इसकी यूके की राजधानी जो है वो भी तट से थोड़ा सा दूर ही पड़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक नदी टाइप की हम देख सकते हैं। यहाँ पे लंदन जो है, लंदन के बगल से एक नदी रिवर भी प्रवाहित हो रही है। तो इस रिवर का नाम यदि इसमें दे तो इस रिवर टेम्स, यानी लंदन किस नदी किनारे है, तो लंदन टेम नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस प्रकार के इससे प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट बनते हैं कि ये शहर जो है किस नदी किनारे है, तो लंदन टेम नदी किनारे है। पेरिस जो है वो सीन नदी किनारे है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है वो भी किसी नदी के किनारे अवस्थित है। और फिर पोलैंड की राजधानी जो वारसा है वो विस्चुला नदी के किनारे अवस्थित है। फिर स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन के पश्चिम में एक कंट्री है जो इसका नाम है पोर्टुगल, जिसको पुर्तगाल कह देते हैं। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, जो कि हम कह सकते हैं कि एक बंदरगाह राजधानी है। ये है, एक बंदरगाह भी है और राजधानी भी है पुर्तगाल की, जो कि तट बनाता है। फिर पुर्तगाल के हम दक्षिण में आते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये स्पेन है, और फिर ये मोरक्को है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। यूरोपियन कॉन्टिनेंट का स्पेन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मोरक्को। इन दो देशों को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। यानी कि जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, यानी कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है, क्योंकि जिब्राल्टर से ही हम भूमध्य सागर में प्रवेश कर सकते हैं यहाँ पर। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या कहें यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यहाँ पर दो छोटे छोटे दो बंदरगाह भी हैं जिब्राल्टर जल संधि के पास। जैसे यहाँ पे देखिए एक है तारीफा, और फिर एक बंदरगाह मोरक्को में है। तो इस तरीके से दो बंदरगाह भी अलग हो जाते हैं। फिर मोरक्को के बाद इधर ये जो स्पेन है, स्पेन की हम जब उत्तर में जाएंगे तो फ्रांस ही पड़ जाता है। और फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत भी है जिसको पेनरीज पर्वत कहते हैं। तो पेनरीज पर्वत जो है वो फ्रांस को स्पेन से अलग करता है प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक बॉर्डर बनाता है। फिर फ्रांस जो है, फ्रांस के दक्षिण में जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है कोर्सिको आइलैंड। कोर्सिको आइलैंड यदि यहीं कहीं दिखे तो, जैसे ये देखिए ये कोर्सिको आइलैंड है, तो इस पर फ्रांस का कब्जा है कोर्सिको आइलैंड पर। इसके अलावा इसके नीचे एक जो आइलैंड ये वाला है, ये वाला जो आइलैंड है जिस पे कागलिरी ये सब चीज़ लिखा हुआ है, इस आइलैंड पे इटली का कब्जा है। तो इटली भी एक है तटीय देश।
और एक छोटा सा यहाँ पे देखिए कंट्री दिख रहा है, मोनाको। मोनाको भी एक कंट्री है। यहाँ पे देख सकते हैं एक मोनाको लिखा हुआ है, जो कि फ्रांस, और फिर यहाँ पे देख लें तो ये जो इटली है, इटली की अगर सीमा देखें तो पूरे पेनिनसुला के रूप में मेडिटेरेनियन सी में आ जाता है। जैसे ये पूरा का पूरा इटली है। इटली की राजधानी रोम है, और इटली में ही एक छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं वेटिकन सिटी, जो बहुत छोटा देश है, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसी इटली में ही पड़ जाता है। इटली कहाँ तक फैला हुआ है, तो इटली की सीमा देख लें, यहाँ तक फैला हुआ है। इटली की राजधानी क्या है, मिलान है। इटली की राजधानी मिलान है। तो इटली और फ्रांस ये आपस में सीमा साझा करते हैं। इटली के उत्तर में पड़ जाता है स्विट्ज़रलैंड, तो ये स्विट्ज़रलैंड, और फिर इसी के बीच में एक छोटा सा देश पड़ जाता है, इसको बोलते हैं मोनाको। तो ये हो गया इटली। इटली के कहने कि पश्चिम में जो सी पड़ता है उसको बोलते हैं टिरेनियन सी, टिरेनियन सी बोलते हैं। और फिर एक देश ये माल्टा भी है। माल्टा जो कि एक द्वीपीय देश है, भूमध्य सागर में अवस्थित है। ये माल्टा एक देश है पूरा अलग से। तो ये है माल्टा। माल्टा की इसमें कैपिटल नहीं शो कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो कुछ जानकारी देता है या नहीं इसके बारे में। तो ये माल्टा के बारे में कुछ जानकारी वैसे तो नहीं शो कर रहा है। तो ये माल्टा एक द्वीपीय देश है जो कि भूमध्य सागर में पड़ता है। फिर इटली के बाद जो एक कंट्री बनाती है तटीय सीमा, वो एड्रियाटिक सी। जैसे इटली के पश्चिम में देखें तो यह है टिरेनियन सी। इटली के पूर्व में देखें तो वह है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो उसमें से एक तो इटली स्वयं हो गया, एक स्लोवेनिया हो गया। स्लोवेनिया भी एक तटीय देश है, स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया में एक नदी भी प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है सावा। तो ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की कैपिटल जो है वो इसमें कहाँ है, ये स्लोवेनिया है। तो स्लोवेनिया को जूम करने पर यहाँ पे इसकी कैपिटल मिल जाती है। बड़ा अजीब से इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा, ये लबुजुलिजाना ऐसे करके ये है इसकी कैपिटल स्लोवेनिया की। फिर स्लोवेनिया के दक्षिण में पड़ेगा क्रोएशिया। क्रोएशिया भी एड्रियाटिक सी से सीमा साझा करता है, एड्रियाटिक सी से क्रोएशिया। और क्रोएशिया की कैपिटल यदि हम ढूंढें तो हमें कहाँ पर मिलेगी, तो ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया कैपिटल है यहाँ पे ज़ग्रेब। ज़ग्रेब जो है ये है क्रोएशिया की कैपिटल। और ज़ग्रेब किस नदी के किनारे है, तो सावा नदी के किनारे ही अवस्थित है। सावा नदी देख सकते हैं यहाँ पे स्लोवेनिया में भी प्रवाहित हो रही है, क्रोएशिया में भी प्रवाहित हो रही है। तो क्रोएशिया की राजधानी है ज़ग्रेब। फिर क्रोएशिया यहाँ तक है। फिर उसके बाद एक कंट्री है जो थोड़ी सी सीमा साझा करती है कोस्टल एरिया से। जैसे यहाँ पे देखें तो ये जिस कंट्री का नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये कंट्री जो है बहुत छोटा सा कोस्टल सीमा साझा करता है यहाँ से। ये देखिए छोटा सा कोस्ट है इसका, बहुत छोटा सा। तो इसका नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसकी राजधानी है सराजेवो। फिर इसके दक्षिण में यदि जब हम आएंगे तो एक कंट्री मॉन्टीनीग्रो। मॉन्टीनीग्रो की राजधानी जो है वो है पोडगोरिका। तो ये भी कोस्टल सीमा साझा करता है एड्रियाटिक सी के साथ। फिर मॉन्टीनीग्रो के दक्षिण में आएंगे तो अल्बानिया है जिसकी राजधानी तिराना है। ये भी एड्रियाटिक सी से सीमा साझा करता है। फिर इसके दक्षिण में आएंगे तो ग्रीस है। और ग्रीस की राजधानी क्या है, तो ग्रीस की राजधानी यहाँ पर दिखा रहा है एथेंस।
तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो एड्रियाटिक सी से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो पहला तो इटली, दूसरा स्लोवेनिया, तीसरा क्रोएशिया, चौथा बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पांचवा है मॉन्टीनीग्रो, छठवां है अल्बानिया, सातवां है ग्रीस। ग्रीस हालांकि पूरी तरीके से एड्रियाटिक सी से नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एड्रियाटिक सी से कर रहा है। लेकिन ग्रीस के दक्षिण में भी एक सागर है। इसके ग्रीस के अगर हम पश्चिम में देखें तो आयोनियन सी है, और इटली के दक्षिण पूर्व में देखें तो आयोनियन सी है। तो आयोनियन सी किस दो देशों के बीच में है? तो इटली और ग्रीस के बीच में है, पड़ता है आयोनियन सी। उसके बाद ग्रीस के बाद जो तटीय देश है, तो ग्रीस का फैलाव यहाँ तक है। उसके बाद ये आ जाता है इस्तांबुल, ये टर्की है। टर्की जो कि एशिया का हिस्सा है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा ये इस्तांबुल जो है ये टच कर जाता है यूरोप से। तो इस वाले हिस्से को जो टर्की का यूरोप में पड़ जाता है, इसको यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। इतने हिस्से को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो कह लें कि टर्की जो है उसका इस्तांबुल वाला हिस्सा भी यूरोप में पड़ जाता है। फिर इसके उत्तर में है बल्गारिया। अच्छा, ग्रीस के बगल में ये जो सी दिख रहा है इसको बोलते हैं एजियन सी। तो एजियन सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो एक तो ग्रीस लगा है, एक टर्की लगा है, दूसरा यहाँ पर बस ये दो देश लगे हुए हैं, एक ग्रीस एक टर्की। तो ये एजियन सी से घिरा हुआ है। फिर बल्गारिया जो है ये भी सीमा साझा करता है ब्लैक सी के साथ, जो कि एक तटीय देश है बल्गारिया। बल्गारिया की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सोफिया। बल्गारिया की राजधानी है सोफिया। फिर उसके उत्तर में आएंगे तो रोमानिया पड़ जाता है। रोमानिया की राजधानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुचारेस्ट। बुचारेस्ट है रोमानिया की राजधानी। फिर इसके उत्तर में ये छोटा सा एक देश दिख रहा है, ये छोटा सा देश दिख रहा है जिसको कोसोवो कह देते हैं। इसमें शो नहीं कर रहा है कि कौन सा ये कंट्री है, लेकिन ये कोसोवो है। इसके उत्तर में देखें तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री जिसका नाम है माल्डोवा। माल्डोवा एक लैंड लॉक्ड कंट्री जिसका नाम है, जिसका राजधानी है चिसनाउ। लेकिन इसके दक्षिण में छोटा सा ये हिस्सा है। उसके बाद यूक्रेन जो है वो भी ब्लैक सी में सीमा साझा करता है, जो कि यूरोपियन का तटीय देश है, मतलब तटीय सीमा साझा करता है यूक्रेन। और यूक्रेन पूरी तरीके से यूरोप महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा कंट्री भी है। सबसे बड़ा यूक्रेन है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे पे स्पेन है, चौथे पे पोलैंड है, ये जर्मनी है, फिर पोलैंड है। तो इस तरीके से है। स्वीडन भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्री यूरोप में यूक्रेन है, दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे पे स्पेन है, चौथे पे हम कह सकते हैं ये जो स्वीडन है। फिर उसके बाद हम नाम ले सकते हैं जर्मनी, फिर पोलैंड। इस तरीके से बड़े कंट्रीज़ हैं। तो ये तटीय देश हो गए यूरोप महाद्वीप में। तो हम देखें ब्लैक सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो एशिया महाद्वीप का देखें तो टर्की, जॉर्जिया और यूरोप महाद्वीप का देखें तो यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, यानी कुल मिलाकर के 1, 2, यूक्रेन 3, जॉर्जिया 4, टर्की 5। तो ये 5 देश हैं जो कि ब्लैक सी से सीमा साझा करते हैं। मेडिटेरेनियन सी से कई सारे देश, तो ये इस तरीके से हम देखें तो ये करीब 28 देश हो जाते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, जो कि कोस्टल सीमा साझा करते हैं। मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से देश करते हैं? तो उसको अगर हम फिर से देख लें तो स्पेन है, फ्रांस है, इटली, फिर ये क्रोएशिया। क्रोएशिया के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये स्लोवेनिया, मॉन्टीनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये सारे के सारे। दरअसल ये जो बीच में सागर भरे हुए हैं, जैसे ये एड्रियाटिक सी है, फिर यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे सी हैं, तो ये मेडिटेरेनियन सी के ही विस्तार हैं, जिसको स्थानीय रूप से अलग अलग सागर का नाम दे देते हैं। इसमें जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं उनको भी हम एक बार देख लें।
जैसे स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। ये स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। और बर्न किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बर्न आयरे आरे नदी के किनारे अवस्थित है बर्न, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के पड़ोसी देशों पर अगर दृष्टिपात करें तो स्विट्ज़रलैंड के पश्चिम में है फ्रांस, इसके दक्षिण में पड़ जाता है इटली, स्विट्ज़रलैंड के पूर्व में पड़ जाएगा, देखिए ये स्विट्ज़रलैंड के इस तरफ पड़ जाएगा ऑस्ट्रिया, पूर्व में ऑस्ट्रिया पड़ रहा है, और फिर उत्तर में जर्मनी पड़ जाएगा स्विट्ज़रलैंड के। फिर लैंडलॉक्ड कंट्री में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसमें शो नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। देखिए ये शो कर दिया, ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना किस नदी किनारे अवस्थित है? तो वियना ये डेन्यूब नदी किनारे, बहुत ही फेमस नदी है यूरोप महाद्वीप की, डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। फिर इसके बगल में देखिए ये कंट्री जो दिख रहा है, ये पूरा पूरा ऑस्ट्रिया है, बड़ा सा कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बगल में स्लोवाकिया एक कंट्री है, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो यहाँ पर दिया हुआ है ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। और इसके किनारे भी एक नदी है। तो ब्रातिस्लावा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो डेन्यूब नदी किनारे। तो डेन्यूब नदी किनारे ब्रातिस्लावा है, जो कि स्लोवेकिया की राजधानी है। और वियना की राजधानी, पोलैंड की राजधानी जो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, वो भी डेन्यूब नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो ये हो गया अपना स्लोवेकिया। स्लोवेकिया के दक्षिण में हंगरी है, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बहुत ही फेमस शहर है ये बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट किस नदी किनारे है? तो यहाँ पे देखें डेन्यूब नदी के किनारे ही बुडापेस्ट भी अवस्थित है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ये भी। फिर हंगरी हो गया। फिर यहाँ पे रोमानिया देख सकते हैं, वो अपना ब्लैक सी से करता ही है। फिर यहाँ पे देखिए एक कंट्री दिख रहा है जिसका नाम है क्रेशिया या सीशिया करके, जिसकी राजधानी यहाँ पे पराग्वे करके दिया हुआ है। प्राग जिसको बोलते हैं, प्राग, पराग्वे नहीं, पराग्वे एक कंट्री है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। लेकिन ये रीशिया करके जो कंट्री है, इसकी राजधानी प्राग, द प्राग बोल देते हैं इसको, यह प्राग। तो ये भी लैंडलॉक कंट्री है, शीजिया। फिर पोलैंड हमने देख लिया, जिसकी राजधानी वार्सा है, जो कि विस्चुला नदी के किनारे अवस्थित था। अच्छा, ये जो यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया या लिथुआनिया है, ये बाल्टिक सी से घिरा हुआ है। यहाँ पे जैसे 3 कंट्री थे, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये 3 कंट्री जो हैं, जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम तो सीमा साझा करता है तट के साथ, लेकिन लग्जमबर्ग एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, छोटा सा कंट्री लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग देख सकते हैं यहाँ पे। और लग्जमबर्ग की जो कैपिटल है वो यहीं पर अवस्थित है। लग्जमबर्ग की कैपिटल यहाँ पर है, ये देखिए शो नहीं कर रहा है ठीक से। तो लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग ही होगा फिर तो, लेकिन ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये जो तीनों कंट्री हैं, इनको सम्मिलित रूप से लो लैंड कहा जाता है, लो लैंड। फिर पोलैंड के पूर्व में और यूक्रेन के उत्तर में एक कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस। तो बेलारूस की राजधानी जो है वो है मिन्स्क, ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर बेलारूस के
उत्तर में पड़ जाता है लिथुआनिया, जो कि एक बाल्टिक कंट्री है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री दिख रहा है, करीब करीब 51 कंट्री पड़ते हैं यूरोप महाद्वीप में। तो ये शो नहीं कर रहा है कि कौन सा कंट्री है, तो मतलब कि ये रूस का पार्ट होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं रूस का ये एक शहर है जो कि वहाँ की राजधानी भी है, मॉस्को। मॉस्को किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मॉस्को जो है वो मॉस्कोवा नदी के किनारे अवस्थित है, उस नदी का नाम भी वही है, मॉस्कोवा रिवर। तो मॉस्को रिवर के किनारे अवस्थित है मॉस्को शहर, जो कि रूस की राजधानी है, यूरोप वाले हिस्से में पड़ता है। बेलारूस के दक्षिण में है यूक्रेन। तो इस तरीके से पूरी कंट्रीज़ जो हैं ये पूरी हो जाती हैं। तो इसमें हमने जो है डिजिटली मैप के माध्यम से देख लिया, गूगल मैप पे जा कर के देख लिया कौन से कंट्रीज़ कहाँ पर अवस्थित हैं और उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद इसको हम देखेंगे वाइट बोर्ड के माध्यम से भी इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से यूरोप महाद्वीप के बाद हम दूसरे महाद्वीप के बारे में बेसिक चर्चाएं ऐसे कर लेंगे। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।